यस मैं आ चुकी हूँ उसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर, और जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देख आ सकते हैं। हम बताते हैं हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में सेटल कह रहा था कि इस एंडलेस लाइफ के साथ हमेशा एक ही चीज़ देखते देखते लाइफ बिल्कुल डल और सेंसलेस हो गया है, और इस एंडलेस और टाइमलेस लाइफ के सामने हमेशा सो जाना ही बेटर ऑप्शन लग रहा था। डिवाइन बीइंग भी हमारी इस एक ही चीज़ को देखते देखते अब बोर हो गए हैं, और इस एंडलेस और टाइमलेस लाइफ के समय में तुमसे मिला। सेटल ईस्टर को देखते हुए कह रहा था तुम काफ़ी वीक हो, और फिर वो उसे हक करते हुए बोल रहा था कि अब मैं जब भी तुम्हें फेस करता हूँ ये थोड़ा सा अनफेमिलियर और डिफ़िकल्ट है। शायद ये इसलिए है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ह्यूमन को समझना और ह्यूमन के लिए चिंता करना और इसकी फीलिंग के बारे में सोचना, और इसी वजह से मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं पेशेंट रहूँ और तुम्हारे मुताबिक चीज़ों को करूँ। और उस बैंक्वेट में भी मैंने यही ट्राई किया था, लेकिन वो दोनों घटिया लोग जो अपने ब्लड को प्रूफ करते हैं। ओह ईस्टर, सच में तुमसे बहुत स्वीट स्मेल आ रही है। अगर मैं फिर से उस बैंक्वेट हॉल के बारे में सोचूं तो वो दोनों से बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट अरोमा आते हैं। वो दोनों ही एक टेंट ब्लड शेयर करते हैं, लेकिन हेस्टन पूरा अलग स्मेल करता है और उसके जैसा ही स्टिल भी करती है। लेकिन वो एक्लॉन, उसका सेंट कुछ अलग ही है। वो एम्प्रल सेंट के बजाय काउंट बेलेवर से ज़्यादा मिलता है। ये सोचना कि एम्प्रर किसी और मैन के चाइल्ड को बड़ा कर रहा है, रिबन उसने अपना नाम भी दे दिया है और थ्रोन के लिए प्रेजेंट भी किया है। ये सोचना अगर एक दिन हेस्टन को आयरा के बिट्रेल के बारे में पता चल गया और तब हेस्टन का रिएक्शन क्या होगा, ये इस दिल के लिए थोड़ा अनयूजुअल होगा। लेकिन रो ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? टाइम टू टाइम मैं जब भी वेक होता था तो मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में आता था, और मैंने मून शॉट भी क्रिएट किया ताकि मेरी मौजूद के बिना यहाँ पर क्या होता है मुझे ये सब पता चल सके, और मैंने ये सब रो को मैनेज करने के लिए भी कहा था। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से कुछ फुलिश सोच रहा है और वो फिर से फेल हो गया है उसके प्लेस को समझने के लिए। सेटल तो ईस्टर के बालों से खेलते हुए कह रहा था कि अगर मैंने रो को मार दिया गया तो मुझसे डरोगी, तुम कभी भी बंद नहीं करती मेरे पेशेंट को टेस्ट करना। और सेटल ऐसे हमारे ईस्टर को प्यार से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में लोग बात कर रहे थे ये तो बस सेकंड डे है और एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस अभी से ही एब्सेंट है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। क्या एम्प्रेस ने इस बैंक्वेट को स्टार्ट नहीं किया था ताकि वो पब्लिकली अटेंडेंस कर पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन है। हाँ, सिर्फ एम्प्रेस यहाँ पर है। वैसे मैंने सुना है कि प्रिंसेस ने 30 दिन के लिए यहाँ पर शेड्यूल किया है, तो जब वो आएंगे हम उससे पूछ लेंगे। सीन शिफ्ट होता है हमारी ईस्टर की तरफ जहाँ पर वो अपना कमर पैक करके बैठी हुई थी। हाँ, मेरे वॉइस पूरी तरीके से ख़राब हो गया है और मैं तो अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। ईस्टर, कल के हर एक टेंशन को साइड रख कर तुम अब रेस्ट करो। ईस्टर ब्लश करती हुई सोच रही थी कि लास्ट नाइट ने तो मेरा पूरा वर्ल्ड ही उलट पलट करके रख दिया, लेकिन सेटल तो वैसा ही दिख रहा है जैसे वो यूजुअल में रहता है। ईस्टर, मैंने तुम्हारे लिए सिंपल ब्रेकफास्ट तैयार किया है, कुछ ज़्यादा नहीं। लास्ट नाइट वो पैशनेट लुक उसके आईज पे वो आज कम्प्लीटली गॉन हो गया है। लास्ट नाइट के बारे में सोचकर तो ईस्टर फिर से शर्माने लगती है, और फिर सेटल कह रहा था क्या मुझे तुम्हें खिला देना चाहिए? फिर ईस्टर कह रही थी नहीं, मैं ये खुद से ही कर लूँगी। अच्छा ठीक है ईस्टर। आखिर कैसे लास्ट नाइट उसके लिए कुछ भी नहीं मीन करता। हमने हमारा सबसे इंटीमेट मोमेंट उस रात पर शो किया था। शायद ये मैं ही हूँ जो ज़्यादा कुछ होप कर रही थी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट ये भी सोच रही थी कि अब कुछ तो चेंज होगा हमारे बीच में। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ जहाँ पर ईस्टर कह रही थी थैंक गॉड मैं अभी मूव कर सकती हूँ। और से थोड़ी सी टायर्ड तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन ओ योर हाइनेस आप इस ड्रेस में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, अगले दिन से भी ज़्यादा। मुझे आज सर रेसन से ज़रूर मिलना होगा। इवन आज मुझे उससे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो भी मुझसे बात करना चाहेगा। अगर वो सच में डेवरस ब्लड से होगा तो मैं श्योर हूँ कि वो भी ये सेंस कर लेगा कि मैं भी डेवरस हूँ। अगर वो मुझे अभी अप्रोच नहीं कर रहा तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है। चांसेस हैं कि ये रीज़न मेरे फेवर में नहीं है। मुझे जितना पता है कि उससे कॉन्वर्जेशन करना मेरे लिए ही नुकसान है। माय लेडी, सर रेसन रिक्वेस्ट करे आपसे बात करने के लिए। हाँ सर रेसन, सर्टेनली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पहले मुझसे बात करना चाहता है। सर रेसन ने बताया कि उनके पास कुछ है जो वो आपको देना चाहते हैं, तो इसलिए वो पर्सनली आ रहे हैं।
सर रेजन के रैंक के हिसाब से वो श्योरली एक सर्वेंट है, तो उन्हें ये सब करना ही पड़ेगा। उसने ज़रूर ये सब एक्सक्यूज़ के लिए लिया है से मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम उसे कहना मेरे लिए थोड़ी देर वेट करे, मैं अपना ड्रेस चेंज करा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में स्टिल रेसन के पास पहुँच गई थी और फिर वो सोच रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आइस कैसल को ही देख रहा है। रेसन भी पीछे मुड़ता है और फिर वो स्टिल को ही देख रहा था। फिर वो स्टिल के सामने आकर झुककर कहता है कि ग्रीटिंग माय लेडी, ये मेरा ऑनर है कि मैं आपसे मिल पाया। बंदा देखने में तो अच्छा ही है, लगता है सेटल के कंपटीशन में एक और बंदा आ गया, लेकिन जीतेगा हमारा सेटल ही। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा सर रेसन। नहीं, ये प्लेजर तो मेरा है राजकुमारी। तो क्या अब हमें बैठ जाना चाहिए? टीवी कुछ ही देर में आने वाला है। योर हाइनेस, ये चीज़ आपसे बिलोंग करती है क्या या नहीं करती? ये देखकर स्टिल थोड़ी सी शॉक होती है और फिर वो सोच रही थी ये हेयर पिन तो मैंने फर्स्ट डे बैंक्वेट में पहनी थी ना। ये ज़रूर तब गिर गया होगा जब आयरन ने मेरे बालों को पकड़ लिया था, तो क्या उसे ये तभी मिला? अगर ऐसी बात है भी तो फिर वो बस ये छोटी सी चीज़ देने के लिए इतनी दूर आया। हाँ, थैंक यू सर रेसल, ये मुझे देने के लिए। तो अब आपका असली रीज़न क्या है यहाँ पर आने का? रेसन तो कुछ भी नहीं बोलता, वो बहुत शांत रहता है और स्टिल भी उसे ऐसे ही देख रही थी। उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास को रिमाइंड करवाता है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो मेरे मदर जैसा थोड़ा लगता है। सच कहो तो सर रेसन, मैं आपसे बात करना चाहती थी बैंक्वेट पर, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो यहाँ पर कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। योर हाइनेस, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बात कुछ टाइम से पता है कि तुम डेवरस ब्लड से हो। ये बात सुनकर तो स्टिल बिल्कुल चौंक जाती है। मुझे ये फील हो गया था कि उसे ये सब पता है, लेकिन उससे ऐसे डायरेक्टली ये सुनना थोड़ा सा। क्या आप खुद ही डेवरस ब्लड से नहीं हो सर रेसल? तुम इतने सालों से ये सब इग्नोर कर रहे थे, तुम आखिर यहाँ पर कैसे आई, या फिर तुम क्यूरियस हो कि मार्क्यूनेस कैसे मेरे क्लोज आई? योर हाइनेस, मेरा कोई डिज़ायर नहीं था अपने आप को आपके मामलों में डाल देने का। मेरा बस एक ऐसा ही विश था कि हम दोनों वैसे ही चलते रहे जैसे चल रहा था, एक स्ट्रेंजर की तरह। तुम ये कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आए हो मुझसे बात करने के लिए? रेसन कहता है, क्या तुमने एक ब्लू आइन डीमन के साथ कांटेक्ट किया है? आखिर उसे ये कैसे पता? क्या उसने टेरेस पर लास्ट नाइट देखा था क्या हुआ है? इवन अगर उसने देखा भी होगा, सेटल ने कहा था कि उसने सारे लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया है। योर हाइनेस, आखिर आप क्या सोच रही हो? ये शैतान तो हमारी स्टिल के साथ चिल्लाने ही लगता है और कहता है कि अभी इसी वक्त उस डीमन के साथ कांटेक्ट को टर्मिनेट करो। आखिर तुम कैसे ये सब कर सकती हो? क्या तुम अपनी स्टुपिडिटी की पूरी लिमिट को खो दे रही हो? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुमने आखिर क्या कर लिया? तुम्हारी मदर ज़रूर ग्रेप से रो रही होगी और इसकी ये सारी बातें सुनकर तो हमारी ही तरह हमारी स्टिल भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और फिर कहती है मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। आखिर तुमने अभी क्या कहा? फिर स्टिल उसका हाथ झटक कर कहते हैं, मैंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने क्या डन किया है और एज वेल मैं इसके लिए पे भी कर रही हूँ। ओह योर हाइनेस, अब अभी भी बहुत यंग है ये सब समझने के लिए। क्या कहा? अगर तुम चाहते थे कि मैं ये सब साइन नहीं करूँ कॉन्ट्रैक्ट को, तो तुम पहले क्यों नहीं आई? तुम इतने सालों से एक्लोन के नाइट बनकर उसे सर्व कर रहे थे। इवन कि तुमने एम्परल फैमिली को देखा भी है, कैसे वहाँ पर मैं रह रही थी और कैसे वो मेरे से ट्रीट कर रहे थे जब मेरी माँ मारी गई, और जैसे मैं गुजर रही थी अपने दिन, और जब क्राउन प्रिंस मुझे ऐसे ट्रीट करता था तो तुम कहाँ थे? तुम तब मेरे पास क्यों नहीं आए? ये सब सुनकर तो इसकी भी बोलती बंद हो जाती है। हाँ, शायद मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं कोई तरीका बाहर करता हूँ इस कॉन्टेक्ट से बाहर निकलने के लिए। नहीं शुक्रिया, मैं आज से वही करूँगी जैसे तुम्हारा विश था। हम दोनों आज से कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, तो इसलिए कभी भी इंटरफेयर मत करना हम मेरे बीच में। रेसन शिफ्ट होता है मार्क्यूनेस की तरफ, जहाँ पर वो चिल्ला रही थी कि योर हाइनेस, ये ड्रेस तो आप पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू बेन, और तुम्हारी ड्रेस भी तुम पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या सच में? मैंने स्पेशली बनाया है तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच करने के लिए। कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन कह रही थी कि स्टिल आखिर आज तुम इतना डाउन क्यों लग रही हो? हाँ, मैं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हाँ सॉरी, मुझे पता है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खुशियों का होना चाहिए। और मार्क्यूनेस तो स्टिल को खुशी करने लगती है और कह रही थी कि ओह स्टिल, चलो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्माइल करवा सकती हूँ, मैं ये चैलेंज देती हूँ। एनीवे, मैं बस थोड़ी सी नर्वस थी सिंस मुझे पता है कि आज लास्ट डे है बैंक्वेट का। तो तुम्हारा शुक्रिया बेन मेरे लिए बड़े होने के लिए। मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए कि सर रेसन को पता है मेरे और सेटल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक छोटा सा सीक्रेट है बस अभी के लिए। अगर सेटल को पता चलेगा तो किसे पता ये डीमन आखिर क्या करेगा।
जब मैं इसके बारे में अच्छे से सोचती हूँ तो सर रेसन गलत भी नहीं है। कोई भी पर्सन ऐसे ही पार्ट पर एंटर नहीं करता डिमन के साथ। सिर्फ यही नहीं, मैं ही लास्ट मेंबर बची हूँ डेवरिस फैमिली से, तो सर रेसन का ऐसे मुझ पर चिल्लाना गलत भी नहीं बनता। लेकिन पहले मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। अगर एक छोटी सी होप भी होती ना तो मैं कभी भी ऐसे फुलिश चीज़ को नहीं करती। बेन, क्या यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम डिमन के साथ कांटेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं? ये सुनकर तो मार्कोनिस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर स्टिल के करीब जाकर कहती है, स्टिल, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हम पर कभी ट्रस्ट मत करना? अरे नहीं बेन, ये बस एक सीधी क्वेश्चन था। मैं क्यूरियस थी इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। लेकिन बेन श्योरली यहाँ पर एक ना एक रास्ता तो होगा ही। मैं श्योर हूँ अगर मैं रोज़ से पूछूँ तो। अच्छा ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो और ये सब बातें फिर से कभी मत कहना, स्पेशली सेटल के सामने तो कभी भी मत कहना। हाँ अच्छा ठीक है बेन, मैं ये सब याद रखूँगी। जैसा मैंने सोचा था, अब मेरे पास सच में कोई भी रास्ता नहीं है मेरे कॉन्फिडेंस को रखने का। मुझे ये सब कुछ पता था लेकिन फिर भी एक गहरी खाली फीलिंग महसूस होती थी। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो स्नो और आइस से बना हुआ था और इस प्लेस पर कोई भी ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद एक दिन फर्स्ट ह्यूमन यहाँ पर आया। वहाँ पर मौत भी हो सकती है और ऐसा कोल्ड जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वो इंसान चलते चलते आइस कैसल के सामने आ गया था। वही नीली आंखों वाला एक डीमन रहता था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उस कैसल पर दस्तक देते हुए उस ह्यूमन ने अपना बॉडी और वार्म ब्लड सोल उस डीमन को ऑफर किया और उस सेक्रीफाइस को मानते हुए डीमन ने अपने कैसल को आसमान पर उड़ा दिया। लैंड से सारे आइस मेल्ट हो गए और ये जगह ह्यूमन के रहने की जगह बन गई। स्प्रिंग भी इस फ्रोजन लैंड पर आ गया। फर्स्ट ह्यूमन के फाइंड किए गए इस लैंड का नाम पड़ गया हर्टन एम्पायर। हाँ, इस बुक के हिसाब से फर्स्ट एम्परर ने अपने सोल को एक्सचेंज किया था इस मिरेकल के लिए। ठीक है, बातें बहुत लंबी है तो मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जो हेडमास्टर है ना वो अभी भी आइस कैसल के अपेयर के बारे में क्लू ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें अभी भी कुछ भी नहीं मिला है। अरे बाप रे, ये तो कितना टाइम हो गया है, मुझे अभी ऐसे जाना चाहिए। हेडमास्टर जाते हुए सोच रहे थे कि आखिर इस कंफ्यूज्ड कासल का मीनिंग क्या है। अरे नहीं, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। और हमें पीछे से कोई शैडो भी दिख रहा था और उसी चीज़ से हेडमास्टर को धक्का लग जाता है और वो कहते हैं, अरे बाप रे, कौन है? सर क्या आप ठीक है? हाँ तुम तो हाँ आपने सही कहा, मैं प्रिंसेस स्टिल का अटेंडेंट हूँ। बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। पहले मैंने प्रिंसेस की वजह से इसे नोटिस नहीं किया लेकिन ये लड़का तो सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। हाँ सच में हमारा सेटल है ही इतना हैंडसम। हाँ कि प्रिंसेस स्टिल भी तुम्हारे साथ आई है? हाँ कि प्रिंसेस के पास कब फ्री टाइम होगा? ऑफकोर्स वो अभी बैंक्वेट में बिजी होंगी। मैंने सुना था कि प्रिंसेस लाइब्रेरी पर विजिट करेंगी। वो कि किस टाइम पर विजिट करने वाली हैं? एक्चुअली ये सब बताने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना था सर हेस्टन। क्या ऐसा कोई रिचुअल है हर्टन फैमिली में जो रॉयल ब्लड को प्रूव कर सके? एक ब्लड लाइन रिचुअल, ऐसा ही कुछ? हाँ, एक ब्लड लाइन रिचुअल। ये सेरेमनी तो हर्टन एम्पायर फैमिली पहले यूज़ करते थे। ओमेन के जो चाइल्ड होते हैं वो असल में रॉयल ब्लड के है या नहीं ये जानने के लिए, लेकिन ये सेरेमनी थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए इसे बंद कर दिया गया। हाँ, वो ब्लड लाइन रिचुअल तो तभी परफॉर्म होता है जब ये क्लेम किया जाए कि एम्परर के पास जो चाइल्ड है वो किसी और का है, लेकिन अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। ओह हाँ, अगर ऐसी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से आंसर देने के लिए। हाँ, क्या आपका आइस कैसल के बारे में रिसर्च अच्छा जा रहा है? हाँ, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रीवियस एम्परर ने ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अभी करंटली जो रूमर्स चल रहे हैं तो इसे पकड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बेस्ट आइडिया जो हम कर सकते हैं वो इसके डिसअपीयर होने का इंतज़ार, और आखिर में जो है हम ऐसा कह सकते हैं कि ये असल में एक डिवाइन ब्लेसिंग है ताकि लोग और इससे ना डरे, क्योंकि ये नेचुरली है। आइस कैसल का ऐसे आसमान में उड़ना देखकर लोग घबराएंगे ही। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप आइस कैसल को नीचे लाने की सोच रहे हैं? ये सुन के तो सर हेस्टन थोड़ी देर के रुक कर कहते, क्या आखिर तुम ऐसे रेडिकुलस बात क्या भी कह सकते हो? मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो आइस कैसल हेवन पर फ्लोट करे वो अचानक से नीचे आ जाए? हे एक मिनट, बाय द वे तुमने आखिर ये क्या पहना हुआ है? बाहर तो इतना ठंड है। अब तो मुझे ये मत बताना कि वो तुम्हें प्रॉपर क्लॉथ भी नहीं देते। क्या मुझे तुम्हारे लिए मंगवाना चाहिए?
सर हेस्टन तो हमारी इस सेटल की खूबसूरती में खो जाते और सोच रहे थे कि ये बाकी सारे अटेंडेंट से बिल्कुल अलग है, इसकी हैंडसमनेस तो किसी को भी जेलस फील करवा सकता है। अरे नहीं, मैं बस सिंपली कुछ वेयर करना भूल ही गया था। क्या कहा? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा? मैंने किसी को भी ऐसे ड्रेसअप होते नहीं देखा, वो भी मिडिल नाइट पर। और सेटल भी अपना आधा दिखाते बोल रहा था कि आपने सच कहा। मैं सोच ही रहा था कि यूजुअली पीपल ऐसे तो ड्रेसअप नहीं होते, मुझे शायद एक कोट पहन ही लेना चाहिए। सेटल यार, अगर ऐसे ही पोज देता रहेगा ना तो कहीं मैं ही ना पिघल जाऊँ। सर हेस्टन, आपके एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं, ये बहुत स्ट्रेंज लड़का है। योर मैजेस्टी, मेडिटिया बॉर्डर पर एक विद्रोह फैल गया है। ठीक है, सेना को वहाँ पर भेजो। लास्ट रिबिलियन पर जो अटेंड करने वाले लोग थे उनके सारे विलेज और हाउस पूरी मिट्टी पर मिल गए थे। क्या ये उनके लिए इनफ नहीं था? जो भी हो योर मैजेस्टी, लगता है मेडिटिया लोगों के प्रूफ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दोनों महाद्वीप का बीच का क्षेत्र मेडिटिया नाम से परिचित है। मेडिटिया के महाद्वीप पर एक घना जंगल है और जहाँ पर कहा जाता था कि ये जंगल अभिशप्त है। फिर भी कोई बहादुर सिपाही कई बार यहाँ से गुजरने की कोशिश करता था और तभी इन्हें अपनी जान गंवाना पड़ता था। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को उस जंगल से मिस्टीरियस क्रिएचर ने हमला करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने इम्पीरियल फैमिली के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। और अभी भी हम इस विद्रोह को रोकने के लिए हमारी तरफ से सेना भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, जो भी इस रिबिलियन पर पार्टिसिपेट कर रहा है उसे एग्जीक्यूट कर दो और हाँ, उसके हेड को भी ख़त्म कर देना। जैसे आपकी इच्छा महाराज। योर मैजेस्टी, आपसे एम्प्रेस मिलने आई है। हाँ आयरा, क्या वो अपने बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर रही है? हाँ, मैं देख रही हूँ, वो अपने एम्प्रेस प्लेस पर ही रुकी हुई है। थोड़ा स्ट्रेंज, आखिर क्या चल रहा है? आखिर कौन सी चीज़ ने तुम्हें सडनली यहाँ पर ले आया आयरा? हाँ, आखिर क्या चल रहा है? वो बिल्कुल एडिक्टेड पर्सन की तरह लग रही है। और यहाँ पर ये बुद्धि सोच रही थी कि हाँ, वो अब मेरे ड्रीम पर नहीं आ रहा। हाँ, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी ड्रीम के बारे में बात करने आई हो? योर मैजेस्टी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और वो बुद्धि तो अपनी ठड़कपना दिखाते हुए कह रही थी कि मुझे प्रिंसेस का सर्वेंट चाहिए योर मैजेस्टी। तो यहाँ पर मैं अपना एपिसोड खत्म करती हूँ गाइस। एग्जाम के बीच में जितना हो सकता था मैंने पोस्ट कर दिया, अब और नहीं कर पाऊंगी क्योंकि रेगुलर एग्जाम है, लेकिन जल्दी एग्जाम खत्म होने वाला है तो मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और अगर आप इसका एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो अगर मुझे 10 सब्सक्राइब इतने लगेंगे ना तो मैं जल्दी इसका एपिसोड अपलोड कर दूँगी, लाइक अगले दिन ही अपलोड कर दूँगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं नॉर्मली इसे अपलोड कर दूँगी, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।